Good morning students, myself Mahendra Sharma from Suraj School रेवाड़ी PGT Political Science। स्टूडेंट्स आज हम सिविक्स का 4th चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, यानी कि चुनावी राजनीति। कि राजनीति जो है, जो पॉलिटिक्स है, वो इलेक्शन से, चुनाव से रिलेटेड है। कि देखिए, जब भी पॉलिटिक्स होती है तो उसमें चुनाव होते हैं और उसके बेसिस पर ही गवर्नमेंट बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका जो एक इंट्रोडक्शन, एक इसका बेसिक वो बताया हुआ है कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स जो पढ़े हैं उनमें हम डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग पढ़ा है, और डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली जो लोग हैं वो अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते, कि लोगों पर रूल करने के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो हम पर रूल करते हैं। और उन्हें हम कैसे चुनते हैं? उन्हें हम इलेक्शंस के द्वारा चुनते हैं। ठीक है ना, कि इलेक्शंस के द्वारा हम चुनते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, कि वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, और डेमोक्रेसी के लिए किस प्रकार यूज़फुल है। इसके अलावा जो कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो कितना हेल्पफुल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कैसे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब, इस चैप्टर में हम इलेक्शंस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि इलेक्शंस क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, किस तरह से इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है, किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। इन चीज़ों के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जनरली इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग भी बताया हुआ है कि आपको मालूम होता है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है, चुनाव आयोग की। वो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वाई इलेक्शंस, कि इलेक्शंस क्यों। देखिए, यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरियाणा के इलेक्शंस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1987 में हरियाणा में इलेक्शंस हुए थे, उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर बताया गया है। कि देखिए, उसमें कह रहा है कि द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट, के ऊपर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, उसमें एक रिपोर्ट दी हुई है 1987 के इलेक्शंस के रिगार्डिंग। देखिए, 1987 से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का रूल था। ओके, और उस समय चौधरी देवीलाल जो थे वो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, अपोजिशन लीडर्स थे। और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था उस समय, जिसे न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस चलाया था, और एक अपनी नई पार्टी बनाई थी उन्हें, लोक दल की। जो हमारे ये थे लीडर थे देवीलाल, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, लोक दल पार्टी। हिज पार्टी ज्वाइंट अदर, अब उनके साथ दूसरी जो उस समय अपोजिशन पार्टीज थी वो उनके साथ मिल गई, और उन्होंने एक कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शंस लड़ा। मीन्स सभी पार्टीज ने मिलकर इलेक्शंस लड़ा था। अब इसमें जनरली जो देवीलाल थे इन इलेक्शंस में, कि उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स, कि जो किसानों के ऊपर लोन्स है या स्मॉल बिजनेस के ऊपर जो लोन्स हैं उन्हें माफ़ कर देंगे। मीन्स चुनावी वादे जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रॉमिस किया कि दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, और ये उनकी गवर्नमेंट का पहला काम होगा। जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहला काम होगा कि जो लोन है उनको माफ़ करना। अब जो उस समय लोग थे वो कांग्रेस से नाराज़ थे, कांग्रेस से अनहैप्पी थे। तो दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, तो वो भी देवीलाल के इस प्रॉमिस से और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। और जब 1987 में इलेक्शंस हुए, उसमें लोकदल पार्टी और उसकी जो दूसरी साथ सहायक पार्टी थी उनको जीत मिली थी, और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। अब देख लो, उस समय हरियाणा में टोटल 90 सीट्स थी, यानी कि 90 MLAs चुने जाते थे, जिनमें से 76 मेंबर लोकदल और दूसरी जो पार्टीज थी उनको मिले थे, उनके कैंडिडेट जीते थे, जिसमें अकेले लोकदल के 60 कैंडिडेट्स थे। तो ये उसका एक इलेक्शंस का रिजल्ट आया था। ठीक है, और उस समय कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली थी। ठीक है, अब एक सिंपल सा देखिए कि ये इलेक्शन का रिजल्ट दिखाया है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस हार गई। इसमें एक फैक्टर काम क्या किया, इस फैक्टर में काम किया गया कि जो इलेक्शंस हुए उनमें जो लीडर्स ने प्रॉमिस किए, उस समय देवीलाल ने जो प्रॉमिस किए, लोग उनके प्रोमिस पर को माना, उन्होंने सुना और उनको वोट दिया। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन, और उस समय जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, जो पहले सीएम थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और एक नई वो चुनी गई, सरकार चुनी गई, जिसके कि जो लीडर थे वो देवीलाल, और देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल, तो देवीलाल को इन्वाइट किया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले अपना
वही जो उन्होंने चुनाव में प्रॉमिस किया था कि लोन को माफ़ करने का, उस पर सबसे पहले उन्होंने साइन किया, वो रूल बनाया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर्स, और अगले 4 सालों तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद 1991 में इलेक्शंस हुए, लेकिन इस बार जो लोकदल पार्टी थी वो चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। तो ये एक इलेक्शन दिखाया कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार हट गई, लोकदल की सरकार आ गई, और लोकदल की सरकार के बाद दोबारा से जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अपनी सरकार बनाई। ओके, अब इसमें फर्स्ट आता है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है। देखिए, इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेटिक, कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इसके रिगार्डिंग रीड भी किया था कि जो इलेक्शंस के द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कई ऐसे इलेक्शंस हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है? क्या बिना इलेक्शंस के रूल करना पॉसिबल नहीं है? ए रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर। देखिए, बिना इलेक्शंस के लोगों पर रूल करना पॉसिबल है, लेकिन कब? ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब सभी लोग, देश के सभी लोग एक साथ बैठ सकें और एक साथ मिलकर डिसीजन ले सकें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है देश के इतने बड़े जो कंट्री के लोगों को एक साथ बैठाकर कोई डिसीजन लेना। इसके लिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द चैप्टर 2, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कि इतने बड़ी कम्युनिटी को, इतने बड़े देश के लोगों को एक साथ बैठाना पॉसिबल नहीं है। ओके, और ना ही ये कोई पॉसिबल है कि भाई सभी मिलकर एक ही डिसीजन पर एग्री हो जाए। ओके, तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके थ्रू कंटिन्यू करती है। इज़ देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस, क्या जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं क्या वो बिना इलेक्शंस के पॉसिबल हो सकता है? लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। देखिए, हम ये लेते हैं कि यहाँ पे वो दिखा रखा है एग्जाम कि एज या उसकी जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर लीडर्स को हम चुने। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। लेकिन ठीक है, हमने ये कर लिया कि भाई हम नॉलेज के बेस पर या एक्सपीरियंस के, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़ क्लियरली, सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ वहीं पर है जहाँ पर लोग इस चीज़ों का सॉल्यूशन निकाले, तो वहाँ पर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सभी लोग एक साथ मिलकर किसी डिसीजन पर एग्री हो जाए, तो इसके लिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत होती है। देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, क्या हम उसे एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं? देखो, हमने कुछ लोगों को चुन लिया, लेकिन और भी तो उनके अपोजिशन में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। हाउ डू वी फाउंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, कि हमने जिनको चुना भी ये कैसे पॉसिबल है कि वो हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम करे, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि ये कैसे वो हम विश्वास करें कि भाई दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट, कि जिन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, डू देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे रहने दे सकते हैं जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते? दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म बाई विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने और जब ज़रूरत हो उन्हें चेंज कर दे। जब ज़रूरत हो कहने का मतलब कि एक फिक्स टाइम के बाद, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम अपने लीडर्स को चेंज कर सकते हैं, और यही जो एक मैकेनिज्म है इसे ही इलेक्शंस कहा जाता है। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स, कि आज के समय में अगर हम बात करें कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अब देखिए, यहाँ पर इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस। अब जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वोटर के सामने कई चॉइसेस होती हैं। पहला देखिए, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि वो इलेक्शंस के बेस पर वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन उनके लिए रूल बनाए।
कि भाई हम इलेक्शंस में वोट दे रहे हैं तो हम चूज़ कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन इलेक्शन रूल बनाएगा। सेकंड है दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं, इसे भी हम चुन सकते हैं कि सरकार कौन बनाई। एंड टेक मेजर डिसीजंस, और मेजर डिसीजंस ले, मीन्स ये सभी इलेक्शंस के द्वारा ही पॉसिबल है। दे कैन चूज़ द पार्टी, इसके अलावा पार्टी को हम चूज़ कर सकते हैं। हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, कि जिसकी पॉलिसीज़, मीन्स हम पार्टी को चुनते हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़ के बेस पर ही गवर्नमेंट को चलाती है और लॉज बनाती है। तो ये इलेक्शंस के द्वारा ही पॉसिबल है कि जहाँ पर हम उनको चुन सकते हैं जो हमारे रूल्स बनाए, हम उसको चुन सकते हैं जो देश के लिए गवर्नमेंट बनाए, और हम उस पार्टी को चुन सकते हैं कि जिसकी पॉलिसीज़ लॉ और सरकार को चलाने में हेल्प करें। ठीक है, तो इलेक्शंस की ज़रूरत ये है। अब चीज़ आती है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है, कि क्या चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। देखिए, इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, कि इलेक्शंस कई तरीक़ों से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, कि सभी कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें भी इलेक्शंस होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस, तो हम कैसे डिफरेंस करें कि भाई ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं और ये नॉन डेमोक्रेटिक वे में हो रहे हैं। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल्स, हमने अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स देखे थे। जैसे कि चाइना में इलेक्शंस होते हैं लेकिन वहाँ पर एक ही पार्टी इलेक्शंस लड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी अब इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन डेमोक्रेटिक तो नहीं है जब एक ही कोई लड़ने का अधिकार है। दूसरी तरफ इंडिया में हो रहे हैं इलेक्शन, लेकिन यहाँ पर कई पार्टी चुनाव लड़ सकती है, तो ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ। देखिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं वो कैसे पॉसिबल होते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, कि यानी कि सभी लोगों को अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार हो, यानी कि राइट टू वोट हो। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, इसका मतलब कि हर व्यक्ति के पास एक वोट हो। एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और हर वोट की इक्वल वैल्यू हो, यानी कि सिंपल से इसका निकालें, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति एक ही उसका वोट और एक ही उसकी वैल्यू। सेकंड इसमें आता है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए जिनमें से हम किसी एक को चूज़ कर सकें, यानी कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट, एक से ज़्यादा पार्टीज चुनाव लड़े। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choices to the voter, कि पार्टीज़ और कैंडिडेट जो हों उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से फ्री हो, मीन्स उन पर कोई बाउंडेशंस ना हो, अपनी मर्जी से चुनाव लड़ सके, और हमारे सामने एक चॉइस प्रोवाइड करे कि चॉइसेस होनी चाहिए हमारे पास जिनमें से हम किसी एक बेस्ट लीडर को चुन सकते हो या बेस्ट पार्टी को चुन सकते हैं। थर्ड कह रहा है कि द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, कि हमें जो ये चॉइसेस दी जाती है ये एक फिक्स टाइम के बाद दिया जाए। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर, कि कुछ सालों के बाद इलेक्शंस रेगुलर होने चाहिए। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद एक रेगुलर फिक्स टाइम के बाद इलेक्शंस होने चाहिए। इसके बाद आता है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, कि उसी व्यक्ति को चुना जाए जिसको कि लोग प्रेफर करते हैं, जिसे लोग पसंद करें, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है उसी कैंडिडेट को चुना जाए। एक ये तरीका हो सकता है जिसके बेस पर कि हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। इसके अलावा फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, कि इलेक्शंस पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में, मीन्स उनमें किसी भी प्रकार का गलत तरीक़ों का यूज़ ना किया जाए। ठीक है, पैसे का कह सकते हो या आप मनी पावर, मसल पावर, इनका किसी का भी यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन, अब ये जो हमें कंडीशन दिख रही है बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, बट देर आर मैनी कंट्रीज हुज दीज आर नॉट फुलफिल्ड, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जो इन सिंपल कंडीशंस को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our country to see if we can call these democratic elections. तो अब जो भी ये conditions हमने पढ़ी, हम इसे अपने इंडिया में वो करके देखेंगे कि क्या इंडिया में इन conditions को यूज़ किया जा रहा है, इन जो भी नॉर्म्स है, जो भी ये हमें
कंडीशंस दी गई है, क्या उनको कंट्री में फॉलो किया जा रहा है और क्या रियल में हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ा है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, और सेकंड जो है कि क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।